बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम एपिडेमियोलॉजी के यूनिट नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कल कोहॉर्ट स्टडी को काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। और कोहॉर्ट स्टडी पर हमने काफ़ी ज़्यादा बातें की थी, जिसमें बेसिकली जो मेन पॉइंट मैंने आपको कोहॉर्ट स्टडी के हवाले से बताया था वो ये बताया था कि कोहॉर्ट स्टडी में हम क्या करते हैं। बेसिकली जो इंसिडेंट्स रेट्स होते हैं, रिलेटिव रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मालूम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एट्रीब्यूटेबल रिस्क जो है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कोहॉर्ट स्टडी के ज़रिए मैयर कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको कोहॉर्ट स्टडी के हवाले से बताए थे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है ये है केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन। इंतहाई सिंपल टाइप है हमारे साथ एनालिटिकल स्टडी का। तो केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको जो है इस टॉपिक के जो टाइटल है इसको अंडरस्टैंड करना है कि केस कंट्रोल स्टडी किसे कहते हैं। केस किसे कहते हैं, केस से मुराद ये है कि हमारे पास वो स्टडी जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम डिजीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे साथ क्या होते हैं, डिजीज़ होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर कंट्रोल के हवाले से हम बात करें तो कंट्रोल से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो स्टडी ग्रुप होता है जिसके तमाम पार्टिसिपेंट या तमाम जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में हमें पता होता है और वो हमारे कंट्रोल में होता है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए बेसिकली हम कंपैरिजन करते हैं दो ग्रुप्स के दरमियान। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल कहते हैं। तो केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन कैसी होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इस पर अब हम बात करेंगे। जैसे कि अगर आप नीचे ये डायग्राम आपको दिया गया है, इस डायग्राम को आप देखें तो इसमें आपको केस क्या दिखाया गया है। केस में आप इस लड़की को देख सकती है जो कि क्या हुई है, इफेक्ट हुई है, इन्फेक्टेड हुई है। ठीक है, इनके चेहरे पर जो है छोटे छोटे स्पॉट्स है, रेड स्पॉट्स। ठीक है, मतलब यह है कि ये डिजीज़ से मुतासिर हुई है। जबकि कंट्रोल को अगर आप देखें तो कंट्रोल आपके पास डिजीज़ फ्री ग्रुप है। ठीक है, इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। तो केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन ये एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम बेसिकली दो ग्रुप जो है क्या करते हैं, स्टडी के लिए सेलेक्ट करते हैं। और जो दो ग्रुप होते हैं इसमें एक ग्रुप हमारे साथ केस ग्रुप कहलाता है और दूसरा ग्रुप हमारे साथ कंट्रोल ग्रुप कहलाता है। कंट्रोल ग्रुप के ज़रिए हम क्या करते हैं, केस ग्रुप को हम उसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं या डिजीज़ के पीछे जो वजूहात होते हैं, तो उसको हम कंपेयर करते हैं कि आया डिजीज़ जिस चीज़ की वजह से काज हुई है तो उस चीज़ का जो है डिजीज़ के साथ कोई एसोसिएशन, कोई रिलेशनशिप है या नहीं। तो ये हम क्या करते हैं, केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको एक सिंपल डिफिनीशन दी गई है जिसमें कहते हैं कि एन एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन in which individual who have the disease under study are so called cases are compared to individual free of disease regarding past exposure। ठीक है, सो एनालिटिकल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी जो है ये असल में हमारे साथ एनालिटिकल स्टडी की क्या है, एक किस्म है, एक डिज़ाइन है, एक टाइप है, जिसमें बेसिकली हमारे पास दो तरह के ग्रुप होते हैं। एक हमारे साथ वो ग्रुप होता है जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं, जो कि हमारे साथ डिजीज़ वाला ग्रुप होता है, जिसमें लोग जो है वो क्या हुए होते हैं, एक्सपोज हुए होते हैं, मतलब उनको बीमारी हो चुकी होती है। तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप को हम केसेस या केस ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इस केस ग्रुप को हम उस ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं जो कि डिजीज़ फ्री होती है और जो कि पहले स्टडी से पहले जो है वो एक्सपोज हुई होती है किसी खास इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इस ग्रुप को हम एक नाम देते हैं जिसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। तो बेसिकली जो केस कंट्रोल स्टडी होती है, केस कंट्रोल स्टडी आपको जो है ये याद होना चाहिए कि केस कंट्रोल स्टडी ये आपकी एनालिटिकल स्टडी की एक डिज़ाइन है, एक किस्म है। ठीक है, एक क्लास है जो कि दो ग्रुप पर मुश्तमिल होती है। एक ग्रुप को केस कहते हैं, केस ग्रुप कहते हैं, और दूसरे ग्रुप को क्या कहते हैं, कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। जो केस ग्रुप होता है बेसिकली इसमें हम केसेस को स्टडी करते हैं। केसेस से मुराद जो डिजीज़ होते हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं, उसके पीछे क्या वजूहात है
उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। जो दूसरा ग्रुप जिसको कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, तो ये वो ग्रुप होता है जिसमें किसी किस्म की डिजीज़ जो है वो नहीं होती, डिजीज़ फ्री ग्रुप होता है, ठीक है। So, exposure differences between cases and controls are helpful to find potential risk or protective factors, ठीक है। The purpose is to determine if there are one or more factors associated with the diseases under study. अब हम जो केस कंट्रोल स्टडी करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम केसेस और जो कंट्रोल ग्रुप के दरमियान जो एक्सपोजर डिफरेंसेस होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं और उसके ज़रिए जो है हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन जो है वो किसी बीमारी के जद में आ सकती है, और वो कौन से फैक्टर है जिसके ज़रिए हम उस पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा केस कंट्रोल स्टडी को करने का जो दूसरा पर्पस हमारा होता है, वो यही होता है कि हम जो स्टडी कर रहे होते हैं, जिस ग्रुप को हम स्टडी कर रहे होते हैं जिसमें डिजीज़ होते हैं, ठीक है, तो उन डिजीज़ के पीछे क्या वजूहात है, आया वो डिजीज़ जो है एक चीज़ की वजह से काज हुई है या उसके पीछे बहुत सारे जो है फैक्टर्स जो है वो क्या है, वो मुंसलिक है। तो इसको जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, केस कंट्रोल स्टडी को करते हैं। समझ आ रही है आपको? जी सर। अच्छा जी। अब यहाँ पर आपको मज़ीद सिंपल करके बताया जा रहा है, कहते हैं कि केस कंट्रोल स्टडी is to examine the possible relation of an exposure to a certain diseases we identify, ठीक है। पहली बात तो वही बात है जो कि अभी मैंने आपको कही कि केस कंट्रोल स्टडी करने का बुनियादी मकसद यही होता है कि हमारे पास जो केस ग्रुप में जो डिजीज़ लोगों को हुई होती है, तो उस डिजीज़ के पीछे जो रिलेशनशिप होता है, मतलब उसके पीछे जो काजेज़ होते हैं, ठीक है, या जो पॉसिबल काजेज़ हो सकते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह से अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद डिजीज, वो ग्रुप जिनमें लोगों को बीमारी हो चुकी होती है, जिसको हम केस ग्रुप कहते हैं, ठीक है, एंड फॉर पर्पस ऑफ कंपैरिजन, और ये ग्रुप जो है हमारे पास किस चीज़ के लिए होता है, कंपैरिजन के मकसद के लिए होता है। जो दूसरा ग्रुप जिसको जो कि हमारे साथ विदाउट डिजीज़ होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। तो जो डिजीज़ ग्रुप होता है जिसको हम केस ग्रुप कहते हैं, तो इसको हम कंट्रोल ग्रुप के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और इसी तरह से द स्टडी कंपेयर्स द अक्रेंस ऑफ पॉसिबल काजेज इन केसेस एंड कंट्रोल। फिर इसी तरह से जब हम केस कंट्रोल स्टडी कर रहे होते हैं, तो इस दौरान दोनों ग्रुप में हम क्या करते हैं, देखते हैं, और दोनों ग्रुप की में जो हमारे पास जो केसेस रिपोर्ट होते हैं, ठीक है, तो उस केसेस के पीछे जो काजेस होते हैं, तो उस काजेस को हम दोनों ग्रुप की काजेस को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कि कौन सा ग्रुप जो है वो ज़्यादा रिस्क में है किसी किस्म की बीमारी के काज होने में, ठीक है, या कौन सा ग्रुप जो है वो प्रोटेक्टिव है, ठीक है, मतलब वो हम उन फैक्टर्स के ज़रिए जो है हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो फैक्टर्स जो है हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस मकसद के लिए हम केस कंट्रोल स्टडी करते हैं। एमसीक्यूज़ के हवाले से जो इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों ने याद रखनी है, वो पहली बात उसमें से एक ये है कि जो केस कंट्रोल स्टडी है, ये आपकी जो एनालिटिकल स्टडी या एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन है उसकी एक किस्म है, ठीक है। केस कंट्रोल स्टडी हम किस मकसद के लिए करते हैं, केस कंट्रोल स्टडी हम इस मकसद के लिए करते हैं कि हमें डिजीज़ के पीछे जो वजूहात होती है, ठीक है, उसके बारे में हमें पता चले, ठीक है। केस कंट्रोल स्टडी में हमारे पास कितने ग्रुप होते हैं, केस कंट्रोल स्टडी हमारे साथ दो ग्रुप पर मुश्तमिल होती है। एक वो ग्रुप जिसमें डिजीज़ होते हैं, जिसमें हम केसेस को स्टडी करते हैं, तो उसको हम केस ग्रुप कहते हैं। और वो ग्रुप जो कि हमारे साथ डिजीज़ फ्री होता है, तो उसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट थे। इसी तरह से आपको फिर तरीका जो है वो बताया जा रहा है कि जब आप केस कंट्रोल स्टडी करते हैं, तो इसके लिए जब ग्रुप आप डिज़ाइन करते हैं, तो बेसिकली ये स्टडी जो है, ये स्टडी आपके पास रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी अगर आपको याद हो, तो कल मैंने आपको बताया था कि रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी ये ऐसी स्टडी होती है जिसमें हमने जो पहले डेटा लिया होता है, तो उस पहले से
जो डेटा हमने लिया होता है तो उसी डेटा को जो है हम क्या करते हैं, उसी डेटा को हम अपने प्रेजेंट टाइम के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह की जो स्टडी होती है इसको हम रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं। तो जब आप क्या करते हैं, दो ग्रुप लेते हैं, एक केस ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। तो केस ग्रुप में आप क्या करते हैं, केस ग्रुप में आप देखते हैं कि कौन से लोग जो है उनमें रिस्क फैक्टर जो है मौजूद है और कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें जो है रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से कंट्रोल ग्रुप में भी आप देखते हैं कि कौन से लोग हैं या कितने लोग हैं जिनमें रिस्क फैक्टर मौजूद है और कितने लोग हैं जिनमें रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है। तो फिर इन दोनों ग्रुप से डेटा कलेक्ट करके फिर इसको आप कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ग्रुप जो है ये हमारे साथ ज़्यादा ख़तरे में है किसी किस्म की डिजीज़ के काज होने के, और वो कौन सा ग्रुप है जो कि हमारे साथ महफूज है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, केस कंट्रोल स्टडी में स्टडी करते हैं और इसके हवाले से हम डेटा गैदर करते हैं। इसी तरह से अगर आप मज़ीद देखें तो कहते हैं कि व्हेन इज़ अ केस कंट्रोल स्टडी वारंटेड। ठीक है, मतलब केस कंट्रोल स्टडी हम कब करते हैं। A case control study is usually conducted before a cohort or an experimental study to identify the possible etiology of the diseases. केस कंट्रोल स्टडी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। केस कंट्रोल स्टडी हम कब करते हैं, केस कंट्रोल स्टडी हम कोहर्ट स्टडी करने से पहले करते हैं, या जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है उससे पहले हम केस कंट्रोल स्टडी करते हैं। इस मकसद के लिए करते हैं ताकि जो डिजीज़ हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं तो उसके पॉसिबल मुमकिन काजेज़ क्या हो सकते हैं, तो उस पॉसिबल कासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, केस कंट्रोल स्टडी करते हैं। इट कोस्ट इट कोस्ट रिलेटिवली लिस्ट एंड कैन बी कंडक्टेड इन अ शॉर्टर टाइम। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि जो केस कंट्रोल स्टडी है ये आपके पास एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है, तो इस वजह से ये इस पर जो खर्चा होता है वो भी बहुत कम आता है और इस पर टाइम भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट लगता है, कि क्योंकि हमारे पास जो डेटा होती है तो वो पहले से लिया गया डेटा होती है और उसी डेटा को हम लेकर क्या करते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। For a given disease, a case control study can investigate multiple exposures when the real exposure is not known। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आप जो है एक डिजीज़, पहले से एक डिजीज़ को जो है उस पर आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो केस कंट्रोल स्टडी में हम क्या करते हैं, केस कंट्रोल स्टडी में हम उस डिजीज़ के बारे में काजिज़ उस डिज़ीज़ के जो काजिज़ है उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये डिज़ीज़ जो है किस वजह से काज हो सकता है। तो उसके जो एटियोलॉजीज़ होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। A case control study is preferred when the disease is rare because investigator can intentionally search for the cases। ठीक है, इसी तरह से केस कंट्रोल स्टडी हम ऐसी कंडीशन में करते हैं जब आपके पास एक ऐसी बीमारी आ जाती है जो कि बहुत रेयर होती है, जो कि बहुत कम लोगों को होती है या बहुत कम लोग जो है उससे मुतासिर होते हैं। तो ऐसी डिजीज़ को स्टडी करने के लिए फिर हम केस कंट्रोल स्टडी को हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। A cohort study of rare diseases would need to start with a large number of exposed people to get adequate number of cases। इसी तरह से अगर कोहर्ट स्टडी के ज़रिए हम रियर डिजीज़ को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको करने के लिए फिर हमें बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को क्या करना होता है, एक ख़ास इन्वायरमेंट को एक्सपोज करना होता है और उसको करने के लिए फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी क्या होता है, दरकार होता है, बहुत ज़्यादा टाइम जो है हमें चाहिए होता है इस तरह के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? ओके, वेरी गुड। अब अगर इसकी एडवांटेजेस की हम बात करें तो सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि जो केस कंट्रोल स्टडी है इसको करना इंतहाई आसान है और ये बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब ये टाइम भी बहुत शॉर्ट लेती है और इस पर ख़र्चा भी बहुत कम आता है। ठीक है, एक एडवांटेज तो इसकी ये हो गई। यूज़फुल फॉर रेयर डिजीज़ एंड आउटकम। इसी तरह से दूसरी एडवांटेज इसकी ये है कि केस कंट्रोल स्टडी हम ख़ास तौर पर उन डिजीज़ को स्टडी करने के लिए करते हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं, जो कि बहुत
कम लोगों को जो है ऐसी बीमारियां होती है, ठीक है। तो उसको स्टडी करने के लिए केस कंट्रोल डिज़ाइन हम यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ कैन स्टडी मल्टीपल एक्सपोजर फॉर अ सिंगल आउटकम। इसके अलावा केस कंट्रोल स्टडी के ज़रिए हम क्या करते हैं, एक डिजीज़ के जो बहुत सारे वजूहात हैं उसको जानने के लिए भी हम केस कंट्रोल स्टडी करते हैं, ठीक है। कि आया जो बीमारी काज हुई है इसके पीछे एक वजह है या एक से ज़्यादा वजूहात है। केस कंट्रोल स्टडी कैन बी ideal for the study of rare diseases or those with a long latency, ठीक है। इसके अलावा केस कंट्रोल स्टडी हम ऐसी डिजीज़ के लिए भी कर सकते हैं जो कि रेयर होते हैं या ऐसी बीमारियां जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत लॉन्ग होता है, जैसे कि डायबिटीज़ मिलाइटस हो गई या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गए या कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गए। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि पूरी लाइफ जो है फिर पेशेंट के साथ रहती है। तो ऐसी डिजीज़ को स्टडी करने के लिए भी केस कंट्रोल स्टडी जो है ये प्रेफर की जाती है। केस कंट्रोल स्टडी में हम क्या करते हैं, कंपेयर ओड्स ऑफ एक्सपोजर बिटवीन केसेस एंड कंट्रोल। ओड्स किसे कहते हैं, ओड्स के बारे में मैंने आपको कहा था कि ओड्स से मुराद ये है कि मैं कहता हूँ कि इस काम के होने के जो है इतने परसेंट चांसेस है और आप कहते हैं कि नहीं ये काम जो है नहीं हो सकता और इसके इतने परसेंट चांसेस है कि ये काम नहीं हो सकता, तो इसको हम ओड्स कहते हैं। सो केस कंट्रोल स्टडी में हम क्या करते हैं, ओड्स ऑफ एक्सपोजर केसेस और जो कंट्रोल ग्रुप होते हैं तो इन दोनों के जो एक्सपोजर है उसके ओड्स को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम मज़ीद आगे देखें इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल पॉपुलेशन। देखिए इसमें हम कंट्रोल पॉपुलेशन को सेलेक्ट करते हैं तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज हो गई। इंफॉर्मेशन बाइस आर एक्सपोजर दैट इज सिमिलर स्टेटस डिटरमाइन आफ्टर आउटकम हैज़ अकर्ड। इसमें हम जो इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसमें हमारे पास गलती हो सकती है, उसमें हमारे पास जो है मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन जो डेटा हम जहाँ से लेते हैं तो वो पास डेटा होती है, पास में जो डेटा कलेक्ट किया गया होता है तो उसी पास डेटा को हम लेकर उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। तो इस वजह से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है तो उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 22 से क्या मुराद है, 22 से मुराद गलती के चांसेस, ठीक है, गलती। सिलेक्शन बाय स्पेशली रिगार्डिंग कंट्रोल ग्रुप। इसी तरह से कंट्रोल ग्रुप के हवाले से जो है हम जो पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कैन नॉट इस्टेब्लिश सीक्वेंस ऑफ इवेंट। इसमें हमारे पास जो इवेंट होते हैं तो वो सीक्वेंस के साथ नहीं होते, ठीक है। नॉट गुड फॉर रेयर एक्सपोजर। रेयर एक्सपोजर के लिए जो है ये इतनी अच्छी स्टडी डिज़ाइन नहीं है। कैन नॉट यूजुअली बी यूज टू एस्टिमेट इंसिडेंट रेट, रिलेटिव रिस्क एंड एट्रीब्यूटेबल रिस्क। कोहर्ट स्टडी में मैंने आपको बताया था कि कोहर्ट स्टडी के ज़रिए हम इंसिडेंट रेट को भी मैयर कर सकते हैं, रिलेटिव रिस्क को भी मैयर कर सकते हैं और एट्रीब्यूटेबल रिस्क को भी मैयर कर सकते हैं। केस कंट्रोल स्टडी में हम उसके ऑपोजिट करते हैं। केस कंट्रोल स्टडी में जो है ना हम इंसिडेंट रेट को मैयर कर सकते हैं, ना रिलेटिव रिस्क को मैयर कर सकते हैं और ना ही एट्रीब्यूटेबल रिस्क को हम मैयर कर सकते हैं। सही है। इसी तरह से इसके बाद हमारे पास जो अगली किस्म आती है इसको हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बता रहा था तो इसको हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या है इसके बारे में अब हम बात करेंगे। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया था इस यूनिट के दौरान, तो मैंने उनको कहा था कि ये टॉपिक आगे आने वाले हैं तो अगर वो सुन रही है तो इसको आप सुने, आपको अब इसकी समझ आ जाएगी। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या है? एन रेंडमाइज an epidemiological experiment in which subjects in a population are randomly allocated into groups, usually called study and control group, to receive and not
receive an experimental, preventive, or therapeutic procedure, maneuver, or intervention is called randomized control trial. रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या है? रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो है ये असल में हमारे साथ एक एपिडेमियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होती है, जिसमें हम अपने लिए जो सैंपल सेलेक्ट करते हैं, तो हमारी सैंपल सिलेक्शन की जो मेथड होती है वो रेंडमाइज मेथड होती है। रेंडमाइज मेथड से मुराद ये है कि जब हम किसी पेशेंट को सेलेक्ट करते हैं, मतलब आप एक क्लास में जाते हैं, ठीक है, और उस क्लास में आपके पास जो है 30 स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या करते हैं, 30 स्टूडेंट्स में आपको 10 स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, तो 10 स्टूडेंट जो है आप स्पेसिफिकली लोगों को जो है स्पेसिफाई करके उनको सेलेक्ट नहीं करते, बल्कि आप जो है बाई चांस एक एक बंदे को जो है मुख्तलिफ क्या करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं। मतलब एक को आगे से सेलेक्ट किया, एक को दरमियान से सेलेक्ट किया, एक को साइड से सेलेक्ट किया, एक को पीछे से सेलेक्ट किया, मतलब रेंडमली आपने उनको क्या किया, सेलेक्ट किया, ये देख के बगैर कि आया ये ठीक है या ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेंडमली कहते हैं, इसको हम रेंडमाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है, जिसमें हर बंदे के पास जो है 50-50 चांसेस होते हैं कि उसकी सिलेक्शन हो जाए, उसको सेलेक्ट किया जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेंडमाइजेशन कहते हैं। तो बेसिकली इस रेंडमाइजेशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करके उनके ज़रिए हम ग्रुप बनाते हैं, जिसमें एक हमारे साथ स्टडी ग्रुप होता है और दूसरा हमारे साथ कंट्रोल ग्रुप होता है। जो स्टडी ग्रुप होता है तो इस पर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल ग्रुप के साथ इसको फिर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। बारिश जो है यहाँ पर भी स्टार्ट हो गई है, ज़बरदस्त बारिश। अच्छा जी। रेंडमाइज किसे कहते हैं, एलोकेशन ऑफ पार्टिसिपेंट टू वेरियस ग्रुप इन रैंडम फैशन। रैंडम फैशन से मुराद ये है कि आप जो है जैसे कि आप कहीं पर जाते हैं, ठीक है, और आप जो है लोगों को क्या करते हैं, रेंडमली सेलेक्ट करते हैं अपने काम के लिए, ठीक है। रेंडम से मुराद ये है कि आपका जो है उनके साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होता, आप जो है रेंडमली उनको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो इसका हम रेंडमाइज कहते हैं। कंट्रोल से क्या मुराद है, अ कंट्रोल ग्रुप इज यूज्ड टू कंपेयर द इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलर ट्रीटमेंट। कंट्रोल ग्रुप ये हमारे साथ वो ग्रुप होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जो स्टडी ग्रुप होता है, तो स्टडी ग्रुप पर हम जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट्स के जो इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं, तो उस इफ़ेक्ट्स को हम क्या करते हैं, कंट्रोल ग्रुप के साथ उसको हम कंपेयर करते हैं कि आया यही चीज़ें हमारे साथ कंट्रोल ग्रुप में है या नहीं, ठीक है, या नई चीज़ें हो रही है, तो इसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। जबकि ट्रायल से मुराद एन एक्सपेरिमेंट कंडक्शन, मतलब ट्रायल से मुराद जो एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे होते हैं, तो उसको हम ट्रायल कहते हैं, ठीक है। समझ आ रही है इसकी? कंट्रोल किसे कहते हैं, कंट्रोल से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो ग्रुप होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम जो स्टडी ग्रुप में जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, स्टडी ग्रुप में पार्टिसिपेंट पर हम जो काम कर रहे होते हैं, तो उन उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं, तो उस इफ़ेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल ग्रुप को यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल ग्रुप बेसिकली कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। अब समझ आ गई? तो ये वही तरीका है, आपको बताया जा रहा है कि कैसे आप लोगों ने पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी है, पॉपुलेशन में सैंपल सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने एक पॉपुलेशन लेनी होती है, फिर उसमें से आपने अपनी जो टारगेट पॉपुलेशन होती है उसको सेलेक्ट करना होता है, फिर टारगेट पॉपुलेशन में से आपने सैंपल जो है सेलेक्ट करना होता है रेंडमली, ठीक है। रेंडमली सैंपल सेलेक्ट करने के बाद फिर एक आपके पास स्टडी ग्रुप होता है, एक आपके पास कंट्रोल ग्रुप होता है। स्टडी जो ग्रुप होता है इस पर आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट से आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं, तो उस रिजल्ट्स को आप कंट्रोल ग्रुप में क्या करते हैं, कंट्रोल ग्रुप में लोगों के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि यही चीज़ें आपके पास कंट्रोल ग्रुप में है या नहीं। तो इसी तरह से फिर इसके जो रिजल्ट्स होते हैं उसको आप क्या करते हैं, उसको आप मैयर करते हैं। सही है?
समझ आ रही है मेरी बात की? इसी तरह से अगर आप देखें रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में क्या होता है, द ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन हैज़ थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो है ये आपके पास मोस्ट एक्यूरेट स्टडी डिज़ाइन है, ठीक है। मतलब इससे आपको जो डेटा मिलती है तो इस डेटा में किसी किस्म की गलती नहीं होती या इसमें गलती के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। तो एमसीक्यूज के हवाले से ये बात भी आप लोगों ने अपने साथ याद रखनी है, ठीक है, कि ये मोस्ट एक्यूरेट स्टडी डिज़ाइन है, ठीक है। इससे आपको जो डेटा मिलती है तो वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है। इसकी जो एक करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि रेंडमाइजेशन, इसमें हम जो सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो सैंपल की जो सिलेक्शन होती है वो रेंडमली हम करते हैं, ठीक है। मतलब किसी के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, किसी के साथ हमारी कोई रिलेशन नहीं होती, सबको जो है हम एक ही नज़र से देखते हैं और सबको जो है हम एक ही नज़र से देखते हुए हम क्या करते हैं, दरमियान दरमियान में से एक एक को हम क्या करते हैं, उठाते हैं। तो इस प्रोसेस को रेंडमाइजेशन कहते हैं। The researcher take care to randomly assign subjects to the control and experimental group, ठीक है। रिसर्चर्स क्या करते हैं, वो रेंडमली सब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट से मुराद पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करते हैं और उससे एक कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। ईच सब्जेक्ट इज गिवन एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग असाइन टू ईदर ग्रुप, ठीक है। और हर जो पार्टिसिपेंट सेलेक्ट किया जा रहा होता है तो उसकी जो सिलेक्शन है वो इक्वली हुई होती है। मतलब हर एक बंदे के पास जो थे 100% चांसेस थे उसके सिलेक्शन के। फिर अगर अब जो है इसके अलावा अगर आप देखें तो जो दूसरी करेक्टरिस्टिक्स है इसकी वो है कंट्रोल। मतलब यह है कि द रिसर्चर इंट्रोड्यूस वन और मोर कंट्रोल ग्रुप टू कंपेयर विद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। वही बात है कि रिसर्चर क्या करते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप को भी डिज़ाइन करते हैं, उसको तैयार करते हैं, जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ उसको कंपेयर करते हैं। तीसरी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन किसे कहते हैं, मैनिपुलेशन से मुराद ये है कि इसमें जो रिसर्चर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक ग्रुप में चेंजेस लाते हैं और उस एक ग्रुप में चेंजेस लाने की वजह से दूसरे ग्रुप को वो क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि आया दूसरा ग्रुप जो है इसकी वजह से मुतासिर होता है या नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपको बताई जा रही है, कहते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज डेट बाय रेंडमाइजेशन ऑफ कंफाउंडिंग वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल स्टडी की जो स्ट्रेंथ है, मतलब इसकी जो एक्यूरेसी है वो ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, रेंडमाइजेशन करते हैं, रेंडमली हम पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो डेटा आती है तो वो डेटा फिर क्या होती है, प्योर डेटा होती है, ठीक है। उसमें किसी किस्म की फेवरेटिज्म नहीं हुई होती, किसी किस्म की जो है उसमें जो है ये नहीं हुआ होता कि इस बंदे को मैं जानता हूँ तो इस बंदे के लिए मैं ऐसी बातें करूं जो कि इसको फ़ायदा पहुंचाए, ठीक है। ये बातें इसमें नहीं होती, बल्कि जो रिज़ल्ट होते हैं, मतलब जो डेटा आई हुई होती है उसी के मुताबिक रिज़ल्ट होते हैं। इन randomized control trial we begin a defined population। हम एक population को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। Subject in the study population are randomly allocated to intervention and control group। इसी तरह से जो study population होती है तो उस study population में से हम participant को randomly select करते हैं और उससे एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसे हम इंटरवेंशन ग्रुप कहते हैं और एक कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। एंड द रिजल्ट्स आर असेस्ड बाय कंपेयरिंग आउटकम। और इसी तरह से इससे हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं इस दोनों ग्रुप से तो इसके जो आउटकम होते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं। द बेसिक डिज़ाइन ऑफ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इज गिवन बिलो। जी कोई क्वेश्चन है? ओके कोई कंफ्यूजन है? ओके जी। तो ये वही तरीका आपको फिर से जो है बताया जा रहा है जो कि हमने पहले स्लाइड में की, कि सबसे पहले हम एक पॉपुलेशन जो है उसको सेलेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन को सेलेक्ट करने के बाद उसमें हम सैम्पलिंग करते हैं रेंडमाइज प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है।
दो किस्म के ग्रुप हमें चाहिए होते हैं। एक स्टडी ग्रुप होता है जिसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और दूसरा ग्रुप हमारे साथ कंट्रोल ग्रुप होता है जो कि हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको याद रखिए। अच्छा जी, जो स्टडी ग्रुप होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, जो पहले टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो ये अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले जो है हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से कंट्रोल ग्रुप से भी जो है हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर इसी तरह से हम क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन उस ग्रुप पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, उसमें हम चेंजेस लाते हैं, उस पर हम मुख्तलिफ इंटरवेंशन करते हैं। और जो दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है उसके साथ हम किसी किस्म की छेड़खानी नहीं करते। फिर जब हमारी रिसर्च मुकम्मल हो जाता है तो सबसे आखिर में फिर हम क्या करते हैं, स्टडी ग्रुप या जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उससे हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, और इसी तरह से कंट्रोल ग्रुप से भी कलेक्ट कर लेते हैं। और आखिर में हम क्या करते हैं, दोनों ग्रुप का जो डेटा होता है उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, जिससे हमें फ़र्क में डेटा में जो डिफरेंस होता है उसका हमें पता आसानी से चल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करते हैं। एलोकेशन ऑफ द सब्जेक्ट, एलोकेशन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट रेंडमाइजेशन हम किस तरह से करते हैं। रेंडम मीन गॉन बाय चांस, मतलब जिस सब्जेक्ट को भी हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो बाय चांस हम उनको सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। हमें पहले से पता नहीं होता कि इस बंदे को हमने सेलेक्ट करना है, बाय चांस हम लोगों को सेलेक्ट करते हैं। रेंडमाइजेशन कैसे कहते हैं, रेंडमाइजेशन से मुराद वो अमल जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, बाय चांस लोगों को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो इस अमल को हम रेंडमाइजेशन कहते हैं। ईच सैम्पलिंग यूनिट हैज़ द सेम चांस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। वही बात है कि हर बंदे के पास जो है सेम चांसेस होते हैं कि उसकी क्या हो जाए, उसकी सिलेक्शन हो जाए। कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आपको रेंडमाइजेशन के हवाले से डिफिनीशन आपको बताई जा रही है। इसमें कहते हैं कि रेंडमाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट टू ट्रीटमेंट ग्रुप इज डन बाय चांस विदाउट द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट हु इज़ इन व्हाट ग्रुप, ठीक है। वही बातें हैं जो कि बार बार अभी मैंने आपको कही कि जो रेंडमाइजेशन है ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम जितने भी पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करते हैं तो उसको सेलेक्ट करने के दौरान हमें ये पता नहीं होता कि ये बंदा जो है कैसा है, अच्छा है, बुरा है, इसको किसी चीज़ की समझ आती है या नहीं आती, ये हम नहीं देखते। बस हम तवक्कुल करते हैं और तवक्कुल पर एक एक बंदे को जो है क्या कर देते हैं, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस अमल को क्या कहते हैं, रेंडमाइजेशन कहते हैं। रेंडमाइजेशन की समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को कि नहीं? हम्म। अच्छा जी, वेरी गुड। अब जो रेंडमाइजेशन हम करते हैं किस मकसद के लिए करते हैं, तो इसका जो पहला मकसद है रेंडमाइजेशन का वो ये है कि प्रिवेंट बाइस इन एलोकेशन या एलोकेटिंग सब्जेक्ट टू ट्रीटमेंट ग्रुप, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप में हम पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमसे सिलेक्शन में किसी किस्म की गलती ना हो जाए, उस गलती से बचने के लिए हम रेंडमाइजेशन करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पर्पस होता है रेंडमाइजेशन का वो ये है कि अचीव कंपेरेबिलिटी बिटवीन द ग्रुप्स, दोनों ग्रुप के दरमियान जो कंपेरेबिलिटी है उसको हम जो है एक्यूरेटली अचीव करें, उसमें जो है किसी किस्म की जो है डेटा की गलती ना हो। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, रेंडमाइजेशन प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन। स्ट्रेटिफाइड से मुराद क्या है, स्ट्रेटिफाइड से मुराद ग्रुप है, ग्रुपिंग करना। सो स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन, ये रेंडमाइजेशन की वो किस्म है जिसमें हम जो पार्टिसिपेंट को क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं ग्रुप्स में, तो वो ख़ास करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर हम उनको क्या करते हैं, ग्रुप में सेलेक्ट करते हैं। उनकी जो सिलेक्शन होती है वो क्या होती है, पार्टिसिपेंट करेक्टरिस्टिक्स, उनकी खसूसियात के बेस पर उनकी सिलेक्शन होती है। सच एज एज, मतलब एज की बुनियाद पर ग्रुप बनाते हैं, या डिजीज़ की सेवेरिटी की बुनियाद पर, या इंटेंडेड टू इंश्योर गुड बैलेंस ऑफ दीज फैक्टर्स अक्रॉस इंटरवेंशन ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह की जो रेंडमाइजेशन होती है, ठीक है, जिसमें हम
पार्टिसिपेंट को उनके करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर ग्रुप में क्या करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन कहते हैं। एग्जाम में ये टॉपिक्स आए हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने इसको सीरियस लेना है। और यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7, इससे जो है बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपके आएंगे। कोहर्ट स्टडी हो गई, ठीक है, केस कंट्रोल स्टडी हो गई, इसी तरह से क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो गई। इससे तकरीबन दो दो तीन तीन एमसीक्यूज़ हर एक टॉपिक से आएंगे। तो मतलब ये है कि यूनिट नंबर 7 से जो है आपके 6-7 एमसीक्यूज़ आएंगे ज़रूर। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये आपको डायग्राम दिया गया है स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन की। जैसे कि मैंने आपको कहा, मिसाल के तौर पर एक आप क्या करते हैं, आप 1000 पेशेंट को क्या करते हैं, 1000 पेशेंट की एक पॉपुलेशन है जिसमें आप क्या करते हैं, स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन करते हैं। और इसमें आप क्या करते हैं, जेंडर के बेस पर ग्रुप बनाते हैं। तो जेंडर के बेस पर ग्रुप से मुराद ये है कि 600 आपके पास मेल होंगे और 400 आपके पास फीमेल्स होंगे। फिर इसी तरह से आप एक ग्रुप बनाते हैं एज के बेस पर। तो इसमें 360 मर्द जो है वो आपके पास यंग होंगे और 240 आपके पास ओल्ड होंगे। इसी तरह से फीमेल भी में भी आपके पास 300 यंग होंगे और 100 आपके पास क्या होंगे, ओल्ड होंगे। और फिर हर एक ग्रुप में से आप क्या करते हैं, रेंडमली पॉपुलेशन, रेंडमली पार्टिसिपेंट को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर 360 यंग में से आपने 180 को जो है 180 यंग सेलेक्ट किए। 240 में आपने 120 यंग 120 ओल्ड लोगों को सेलेक्ट किया। इसी तरह से 300 यंग फीमेल्स में आपने 150 को सेलेक्ट किया। और इसी तरह से 100 ओल्ड फीमेल में आपने 50 को सेलेक्ट किया। इसी तरह से दूसरे ग्रुप में भी आपने इसी तरह से किए। तो इस तरह की जो रेंडमाइजेशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन कहते हैं। समझ आ रही है आपको? अच्छा जी। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर आपको देखना चाहिए, गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी डिज़ाइन। गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी डिज़ाइन किसे कहते हैं? गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी डिज़ाइन से मुराद ये है कि रेंडमाइज ट्रायल्स आर गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी डिज़ाइन बिकॉज द पोटेंशियल फॉर बाइस इज अवॉइडेड। जो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स स्टडी होती है तो इसको गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी डिज़ाइन कहते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि ये आपके पास एक ऐसी स्टडी डिज़ाइन है जिसमें गलती के होने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं, जिसमें गलती जो है बहुत कम होती है बल्कि ना होने के बराबर होती है। तो इस वजह से जो रेंडमाइज ट्रायल्स स्टडी होती है इसको गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज के हवाले से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद एमसीक्यूज़ के हवाले से ये वाले पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इससे भी दो तीन एमसीक्यूज़ आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में, पिछले एग्ज़ाम में, तो इसलिए इसको आप देखें। Blinding in randomized controlled trial. Blinding represent an important distinct aspect of randomized controlled trial. Blinding किसे कहते हैं? Blinding. The term blinding या masking refer to keeping trial participant, investigator or assessor unaware of the assigned intervention so that they are not influenced by that knowledge। ठीक है, ब्लाइंडिंग जो है ये असल में आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल होता है जो कि हम रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के ज़रिए बेसिकली इस ब्लाइंडिंग प्रोसेस को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो सैंपल हम बना रहे होते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेंट से, तो उन पार्टिसिपेंट को जो है हम क्या करते हैं, बेखबर रखते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। इसी तरह से इन्वेस्टिगेटर जो रिसर्चर होते हैं उनको हम बेखबर रखते हैं कि कौन से पार्टिसिपेंट हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। और इसके साथ साथ जो डेटा कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं तो उनको भी जो है हमने बेखबर रखा हुआ होता है कि किस चीज़ के हवाले से डेटा जो है वो आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं या किस मकसद के लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम ब्लाइंडिंग कहते हैं, जिसमें हम पार्टिसिपेंट, रिसर्चर और जो एसेसर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम रिसर्च से बेखबर रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो
रिसर्च होती है तो वो जो है उनसे फिर उनकी जो ज़ाती पर्सनल ख्यालात होते हैं, उनके ज़ाती पर्सनल जो पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ होते हैं, तो उसकी वजह से मुतासिर नहीं होती, क्योंकि वो तीनों जो है अनअवेयर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस अमल को ब्लाइंडिंग कहते हैं, जिसमें पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टिगेटर मतलब रिसर्चर और जो एसेसर होते हैं उनको हम रिसर्च के हवाले से कुछ भी नहीं बताते। ठीक है, उनको हम बेखबर रखते हैं। समझ आ गई ब्लाइंडिंग की? ब्लाइंडिंग प्रिवेंट बाइस एट सेवरल स्टेजेस ऑफ द ट्रायल। ठीक है, इसी तरह से ब्लाइंडिंग की वजह से हम रिसर्च के दौरान कोई किसी भी किस्म की गलती होने से हम क्या करते हैं, उसको रोकते हैं। फिर इसी तरह से ब्लाइंडिंग में हम क्या करते हैं, मास्किंग और ब्लाइंडिंग इज यूज टू इंक्रीज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द पर्सन डीलिंग विद द रेंडमाइज स्टडी। ठीक है, सब्जेक्ट हु कैन बी ब्लाइंड या मास्क, तो स्टडी पार्टिसिपेंट मतलब जिन पर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं उनको हम बेखबर रखते हैं। केयर गिवर या जो ट्रीटमेंट देने वाले होते हैं उनको हम बेखबर रखते हैं। डेटा कलेक्टर, जो डेटा कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं उनको हम बेखबर रखते हैं। डेटा एनालिस्ट, जो डेटा को एनालाइज करने वाले रिसर्चर होते हैं उनको हम बेखबर रखते हैं। और जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, ठीक है, रिसर्चर, उनको हम बेखबर रखते हैं। लेवल ऑफ मास्किंग या ब्लाइंडिंग, इसी तरह से आपके पास ब्लाइंडिंग की किस्म है। एक को नॉन ब्लाइंडिंग ब्लाइंडिंग कहते हैं, एक सिंगल ब्लाइंड, एक डबल ब्लाइंड, एक ट्रिपल ब्लाइंड। एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखिए आप लोग।